बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल इक्वेशंस विद सिमेट्रिक कर्नल्स। चैप्टर नंबर है 5। इंट्रोडक्शन है जी। इंट्रोडक्शन में इन द प्रीवियस चैप्टर्स, जो हम इससे पहले चार चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। Fredholm integral equation of second kind have been considered for any given kernel K of xt by having the eigenvalues and corresponding eigenfunctions. अच्छा, now in this chapter the same equation in the main motive, but now the kernel is symmetric. अब बाकी पिछले चैप्टर से और इस चैप्टर में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि इस चैप्टर में हम सिमेट्रिक कर्नल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सिमेट्रिक कर्नल। अ कर्नल k of xt is said to be symmetric, also complex symmetric और हर्मिशियन। अच्छा, ये कर्नल सिमेट्रिक है तो उसको हम यानी कि k ऑफ xt है वो सिमेट्रिक या फिर कम्प्लेक्स सिमेट्रिक या फिर हर्मिशियन कब होगा? जब k ऑफ xt इज इक्वल टू k कॉन्जुगेट ऑफ tx। x और t आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। k ऑफ xt इज इक्वल टू k कॉन्जुगेट ऑफ tx। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम उस कर्नल को सिमेट्रिक कर्नल कह सकते हैं, कम्प्लेक्स सिमेट्रिक कर्नल कह सकते हैं या फिर हर्मिशियन कर्नल कह सकते हैं। वेयर द बार डिनोट्स द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये जो बार ऊपर के ऊपर आ रही है ना, इसको हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको पता है वो क्या होता है कि a प्लस आयोटा भी हो अगर, यानी कि ये हमारे पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको हम अगर x कहते हैं तो x बार क्या होगा, यानी कि कम्प्लेक्स इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा भी। ठीक है, क्लियर हो गया। वेयर द बार डिनोट्स द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इफ द कर्नल इज रियल, अगर कर्नल सिर्फ रियल होगा तो फिर सिमेट्रिक रेड्यूसेस टू, फिर ये कॉन्जुगेट का इसमें क्योंकि कॉन्जुगेट रियल का कॉन्जुगेट वही होता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी रियल नंबर ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू के ऑफ टी एक्स। ये कब होगा? जब कर्नल रियल हो। ठीक है, थ्योरम है, इफ अ कर्नल इज सिमेट्रिक देन ऑल इट्स आइट्रेटिक कर्नल्स आर आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे। यानी कि अगर के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू के बार टी ऑफ एक्स है तो इसके जितने भी आइट्रेटेड कर्नल्स हो, मसलन के वन एक्स टी, के टू एक्स टी, के थ्री एक्स टी, के फोर अप टू सोन के एन एक्स टी, वो सारे के सारे कर्नल्स जो हैं वो सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे। इससे आगे चलते हैं। रेगुलरिटी कंडीशन। इन आवर स्टडी द फंक्शंस आर ईदर कॉन्टिन्यूस और इंटीग्रेबल और स्केयर इंटीग्रेबल। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शन जो भी हम ले रहे हैं या तो वो कंटिन्यूस है या फिर इंटीग्रेबल या फिर स्केयर इंटीग्रेबल। ठीक है, वी व्हेन एन इंटीग्रल साइन इज यूज्ड इट इज़ टू बी टेकन एज लिबैग इंटीग्रल। हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें जो भी हम इंटीग्रल साइन लेंगे वो लिबैग इंटीग्रल कहलाएगा। अब लिबैग इंटीग्रल क्या है? लिबैग इंटीग्रल असल में रीमान इंटीग्रल की आगे एक्सटेंशन है। तो हर लिबैग इंटीग्रल वो रीमान इंटीग्रेबल भी होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो यूजुअल इंटीग्रेशन करते हैं वो रीमान इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट अ फंक्शन विच इज रीमान इंटीग्रेबल इट इज़ आल्सो लिबैग इंटीग्रेबल। ठीक है, तो रीमान इंटीग्रेशन जो है जो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा इंटीग्रल, वो लिबैग इंटीग्रेबल भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यानी कि एक लिबैग इंटीग्रेबल है तो वो हो सकता है कि रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है कि वो ना भी हो। ठीक है, लेकिन हर रीमान इंटीग्रेबल जो फंक्शन होगा वो लिबैग इंटीग्रेबल ज़रूर होगा। बाय अ स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन वी मीन दैट, अब स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब क्या है? इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स मॉड स्केयर डी एक्स, ये लेस देन इनफिनिटी, यानी कि डिफाइन हो, ये इनफाइनाइट ना हो। फॉर एग्जांपल जीरो इंटीग्रल जीरो टू टू पाई सॉरी जीरो टू पाई बाई टू सीकेंड स्केयर डी एक्स। अब ये क्या है? अगर हम इसको सॉल्व करें तो सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या बनती है? टेन एक्स।
ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनती है tan x। अब tan x की जब हम इस पर ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 टू π/2, तो tan π/2 कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये इंटीग्रेबल अनडिफाइंड है, एंड इट secant x इज नॉट स्केयर इंटीग्रेबल। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि secant x इज नॉट स्केयर इंटीग्रेबल, क्योंकि इसका जब स्केयर लेते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर ये इनफाइनाइट आ जाती है। तो अ स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज आल्सो कॉल्ड L2 फंक्शन। अब स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन को हम L2 फंक्शन भी कह सकते हैं, कहते हैं। अ कर्नल k of xt is an L2 function if it satisfies the following three conditions। अब कोई भी कर्नल जो हम यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशंस में ले रहे हैं वो L2 फंक्शन या स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन कहलाएगा। कब? जब ये तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि अगर वो डबल इंटीग्रल dx और dt के हिसाब से लिया जाए तो वो फाइनाइट आए, लेस देन इंफिनिटी है। दूसरे नंबर पर अगर इसी इंटीग्रेशन की टी के लिहाज से अगर इंटीग्रल लिया जाए तो वो भी फाइनाइट है, और अगर एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट किया जाए तो वो भी फाइनाइट है। तो ये जो आगे सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। तो ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये भी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। तो स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन, कोई भी कर्नल स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन कब होगा? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के हिसाब से इसको देखते हैं, इंटीग्रल के हिसाब से। द इनर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स फंक्शन फाई एंड साई। क्योंकि इनर प्रोडक्ट हमेशा दो ही फंक्शंस का होता है। प्रोडक्ट के लिए हमें दो फंक्शंस का चाहिए, तो हम कोई दो फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शंस लेते हैं फाई एंड साई ऑफ रियल वेरिएबल्स x, जबकि x a और b के बिटवीन है, इज डिनोटेड बाय फाई और फाई एंड साई। इसको हम ये पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज इंटीग्रल a टू बी फाई ऑफ x इंटू साई कॉन्जुगेट ऑफ x dx। तो इनर प्रोडक्ट किसी भी दो फंक्शंस का हम इस तरह से ले सकते हैं, वेयर द बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसके अलावा नॉर्म हम कैसे डिफाइन करेंगे? द नॉर्म ऑफ द फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो फाई ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी फाई ऑफ एक्स फाई कॉन्जुगेट ऑफ एक्स dx एंड होल पावर 1/2। इसको हम मज़ीद इस तरह से, अब क्योंकि ये फाई ऑफ एक्स फाई कॉन्जुगेट ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स मॉड स्केयर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये x हमारे पास जो होता है ना x इंटू एक्स कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू एक्स मॉड स्केयर, सॉरी दैट इज इक्वल टू एक्स मॉड स्केयर। तो इसलिए ये नॉर्म डिफाइन किया हुआ है, ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं, ये a function phi of x is said to be normalized if phi of x norm is equal to 1। तो अगर किसी फंक्शन का नॉर्म 1 हो तो उसको हम नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहते हैं। इट फॉलोज दैट नॉन नल फंक्शन, नल फंक्शन कौन सा होता है? जिसकी नॉर्म 0 हो। नॉन नल फंक्शन हुज नॉर्म इज नॉट 0, जिसका नॉर्म नॉट 0 हो उसको हम नॉन नल फंक्शन कहेंगे। कैन ऑलवेज बी नॉर्मलाइज्ड बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स नॉर्म। तो किसी भी फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसके नॉर्म से उसको डिवाइड कर दें तो वो 1 के इक्वल आएगा डेफिनेटली, तो उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नोट फॉर द फ्रेडहोम लीनियर ऑपरेटर के फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी के ऑफ एक्स टी फाई ऑफ टी डी टी। द ऑपरेटर एडजॉइंट टू के इज k conjugate psi is equal to k conjugate t of x psi of t dt. The two operators k phi and
के कॉन्जुगेट साई आर कनेक्टेड एज फॉलोज। इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं के फाई और के साई को। फॉर अ सिमेट्रिक कर्नल इट रिड्यूसेस टू के फाई साई इज इक्वल टू फाई के साई। अगर सिमेट्रिक कर्नल हो तो फिर यहाँ पर ये इसमें हमें कॉन्जुगेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, विच मीन्स दैट अ सिमेट्रिक कर्नल इज सेल्फ एडजॉइंट। Now, since the permutation of factors in a scalar product is equivalent to taking the complex conjugate, so phi k phi is equal to conjugate of k phi phi. Combining this with this equation, we find that for a symmetric kernel, the inner product k phi and phi is always real. The converse of this is also true. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ फंक्शंस। A finite or an infinite set phi k of x defined on an interval a to b is said to be an orthogonal set if phi I phi j is equal to 0। और इंटीग्रल में ये क्या होगा, इंटीग्रल a to b phi I of x phi j of x dx is equal to 0। आप सिंपल कह सकते हैं कि इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आए तो फिर हम फॉर i इज नॉट इक्वल टू j, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है। फॉर इंस्टेंस इंटीग्रल 0 to pi sin x cos x dx is equal to 0। इट मीन sin and x आर ऑर्थोगोनल फंक्शन फॉर दिस इंटरवल 0 to 2 पाई। उस इंटरवल के लिहाज से ये दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल फंक्शन है। if none of the elements of this set is 0 vector, then it is called proper orthogonal set। ठीक है, तो phi I phi j is equal to integral a to b phi I of x phi j of x dx is equal to 0 for I is not equal to j and 1 for I is equal to j। अगर ये कंडीशन हो तो फिर हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल। द सेट phi of I of x is ऑर्थोनॉर्मल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर ऑर्थोनॉर्मल, अगर सिर्फ 0 वेक्टर हो तो फिर ऑर्थोगोनल। एनी फंक्शन phi of x for which phi of x norm is equal to 1 is said to be normalized। ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। given a finite or an infinite denumerable independent set of functions psi 1 to psi k and up to so on, we can construct an orthonormal set phi 1 phi 2 up to so on phi k and up to so on। we have an important theorem without proof relating such function। अब वो थ्योरम कौन सा है, रीज फिशर थ्योरम। सो रीज फिशर थ्योरम पर हम आते हैं। ये क्या कहता है हमें, एक फाई आई ऑफ एक्स इज अ गिवन ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ फंक्शंस इन L2। अब L2 कौन सा है, स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन, एंड अल्फा आई इज गिवन सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द सीरीज summation I is equal to 1 to infinity alpha I mod square converges, then there exists a unique function f of x for which alpha I are the Fourier coefficients with respect to the orthonormal system phi I of x, and to which the Fourier series converges in the mean, that is f of x minus sum of I is equal to 1 to infinity alpha I phi I of x norm approaches 0 as n approaches infinity। ठीक है, तो ये रीज फिशर थ्योरम है। ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो नॉर्म है किस चीज़ की, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ये सम ऑफ एल्फा आई और सम ऑफ एल्फा आई एंड फाई आई ऑफ एक्स, ये अप्रोचेज 0 होता है जबकि एन अप्रोचेज इन्फिनिटी हो। some fundamental properties of eigen values and eigen functions of symmetric kernels। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल हो तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज आइगन फंक्शंस की, उसकी जो सिमेट्रिक कर्नल होगा उसकी आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। नंबर 1, द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक कर्नल आर रियल। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल आर रियल।
प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट प्रॉपर्टीज इसकी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, द आइगन फंक्शंस ऑफ सिमेट्रिक कर्नल कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, द आइगन फंक्शंस ऑफ सिमेट्रिक कर्नल कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। प्रॉपर्टी नंबर 3, द मल्टीप्लिसिटी of any non-zero eigenvalue is finite for every symmetric kernel for which double integral from a to b k of xt mod square dx dt is finite. Property number 4, the eigenvalue of a symmetric L2 kernels forms a finite or an infinite sequence lambda n with no finite limit point. ठीक है, property number 5, the set of eigenvalues of the second iterated kernel coincides with the set of squares of the eigenvalues of the given kernel. And property number 6, the sequence of the eigenfunctions of a symmetric kernel can be made orthonormal. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको हम ज़हन में रखते हुए हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हमारे पास है हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम। ठीक है, इसके भी हम प्रूव में नहीं जाएंगे, हम हिल्बर्ट ये यहाँ पर ये इसका स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं, ये वाला सॉल्यूशन, श्मिट्स सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है जी, कंसीडर y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू b k ऑफ x t y ऑफ t dt। ये हमारे पास है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, where k of xt is continuous, real and symmetric kernel and lambda is not an eigenvalue. Lambda is not an eigenvalue. अब स्टेटमेंट ऑफ हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम क्या है? Let f of x be generated from a continuous function y of x by the operator। अब ऑपरेटर क्या है? लैम्डा इंटीग्रल a टू b k of xt y of t dt। इससे क्या जनरेट करता है? ये f of x, कैपिटल f of x जनरेट करता है, यानी कि where k of xt is continuous, real and symmetric, तो it means f of x is equal to lambda इंटीग्रल a to b k of xt y of t dt। तो ये इसको जनरेट कर रहा है। द फंक्शन f of x can be expressed over the interval a b by a linear combination of the normalized eigenfunctions of homogeneous integral equation, that is y of x is equal to lambda integral a to b k of xt y of t dt, having k of xt as its kernel। ठीक है, ये हमारे पास एक इसकी स्टेटमेंट है हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम की। तो ये हमें क्या बता रही है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन हो, लैम्डा इंटू ए इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई टी, जिसमें के ऑफ एक्स टी कॉन्टीन्यूस भी है, रियल भी है और सिमेट्रिक भी है, तो ये किसको जनरेट करता है? ये एक फंक्शन को या ऑपरेटर को जनरेट करता है, फंक्शन को, दैट इज एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को जनरेट करता है। तो जब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स को जनरेट करता है तो फिर क्या है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? ए टू बी इंटरवल पर ही, by a linear combination of normalized eigenfunctions of homogeneous integral equation। यानी कि इस f of x को, यानी कि इसको, जो ये ऑपरेटर है या इस एक्सप्रेशन को हम लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस चीज़ के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर? नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ होमोजीनियस होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के तौर पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, के ऑफ एक्स टी हमारे पास इसमें कर्नल है। अब इसका ये प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन, वो हम ये सारा प्रोसीजर जो है एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझेंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल में इस हम
इस चीज़ को सारा अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम ये केस 1, केस 2 और केस 3 वो एग्जाम्पल में जब आएंगे तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या केसेस इसमें 1 2 3 3 केसेस किस तरह के आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल 5.1 बाय यूजिंग हिल्बर्ट-श्मिट थ्योरम सॉल्व द फॉलोइंग सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमारे पास ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्केयर प्लस इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स टी प्लस एक्स स्केयर टी स्केयर इंटू वाई ऑफ टी डी टी। अब ये देखें, ये जो कर्नल है हमारे पास k ऑफ एक्स टी दैट इज एक्स टी प्लस एक्स स्केयर टी स्केयर, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका हमने यूज़ करना है हिल्बर्ट-श्मिट थ्योरम, उसको यूज़ करते हुए हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और साथ में हिल्बर्ट-श्मिट थ्योरम का जो प्रोसीजर है वो भी हमने सीखना है। ठीक है, और इस एग्जांपल को साथ साथ हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्केयर प्लस इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स टी प्लस एक्स स्केयर टी स्केयर इंटू वाई ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक, कंपेयर हम इसको करेंगे किसके साथ, विद इक्वेशन 5.27। अब 5.27 कौन सी है, लेट्स सी। ये हमारे पास 5.27 है। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू b k ऑफ x t y ऑफ t dt। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो आफ्टर कंपेयरिंग हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास f ऑफ x जो है वो है x प्लस वन स्केयर। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर ये प्लस साइन नहीं आता, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है। क्योंकि हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, y ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। तो के ऑफ एक्स टी हमारे पास क्या है, एक्स टी प्लस एक्स के टी स्केयर। फर्स्ट वी डिटरमिन द आइगन वैल्यूज एंड द कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। हम पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये हम इससे पिछले चैप्टर नंबर 4 में भी हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं। तो लेट्स बिगिन अगेन। हमारे पास है y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स टी प्लस एक्स के टी स्केयर वाई ऑफ टी डी टी। सो y ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें से इसको y ऑफ t को मल्टीप्लाई करें अंदर जी, तो एक्स टी वाई ऑफ टी बन जाएगा। तो हम क्योंकि t के लिहाज से कर रहे हैं तो x भी कांस्टेंट, तो लैम्डा x बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रल माइनस वन टू वन टी वाई ऑफ टी डी टी प्लस लैम्डा एक्स स्केयर माइनस वन टू वन टी स्केयर वाई ऑफ टी डी टी। अच्छा, अब इस चीज़ को हम C1 के इक्वल लिखते हैं, माइनस वन टू वन टी वाई ऑफ टी डी टी को, इस चीज़ को। और ये जो है इसको हम C2 के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो ये C1 और C2 हम दोबारा इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, C1 भी और C2 भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा C1 x प्लस लैम्डा C2 x स्क्वायर। तो y ऑफ t इज इक्वल टू लैम्डा C1 t प्लस लैम्डा C2 t स्क्वायर। हम यहाँ से y ऑफ t फाइंड करेंगे। सो C1 इज इक्वल टू, अब C1 में हम y ऑफ t पुट करते हैं, तो C1 इज इक्वल टू माइनस वन टू वन टी लैम्डा C1 इंटू टी प्लस लैम्डा C2 टी स्क्वायर डी टी। तो C1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें और इसमें लिमिट्स आप पुट करें आफ्टर इंटीग्रेटिंग, इसमें लिमिट्स पुट करें तो ये हमारे पास 2/3 लैम्डा C1 प्लस 0 C2 बन जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2 लैम्डा ओवर 3 C1 प्लस 0 C2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे होगा, इसको आप इस साइड पर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लें और यहाँ से 1 माइनस 2 लैम्डा ओवर 3 C1 प्लस 0 C2। सिमिलरली आप C2 फाइंड करेंगे तो इससे भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 0 C1
प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा ओवर 5 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। एक ये इक्वेशन और एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन। इन दोनों का हम फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, C1 एंड C2 ओनली इफ, तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दोनों कब देंगी, इफ एंड ओनली सिर्फ जब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, और फिर इसमें को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, 3/2 एंड 5/2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ गई, एक 3/2 एंड एक 5/2। इससे पहले जो लैम्डा 1 दिया हुआ था दैट इज नॉट एन आइगन वैल्यू। ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज। अब हम आइगन फंक्शंस फाइंड करेंगे, पहले 3/2 के लिहाज से, फिर 5/2 के लिहाज से। एक को हम लैम्डा 1 कह देते हैं, एक को लैम्डा 2 कह देते हैं। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3/2। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3/2 के ज़रिए हम पहले इसकी आइगन फंक्शन फाइंड करते हैं। तो ये कैसे, तो ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों इक्वेशन हैं, इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, और इसको करके आप देखेंगे वी फाइंड दैट C2 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज आर्बिट्ररी। सो हमारे पास जो फंक्शन आएगा आइगन फंक्शन दैट इज y1 of x is equal to 3/2 C1x, और y1 is equal to x by taking 3C1 over 2 is equal to 1. Now the corresponding normalized eigenfunction, तो normalized eigenfunction का क्या फार्मूला है, normalized eigenfunction का फार्मूला y1 of x over integral -1 to 1 y1 of x mod square dx और होल की पावर 1/2। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइज हम कर सकते हैं किसी उस फंक्शन को उसके नॉर्म से डिवाइड करने पर हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था, तो वही हमने किया, इसको नॉर्मलाइज कर लिया। तो दैट इज x इंटू 6√/2। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन हुआ, ये हमारे पास आइगन फंक्शन हो गया, और ये हमारे पास आइगन वैल्यू होगी। ये तीनों चीज़ें एक आइगन वैल्यू के जरिए आ गई। अब दूसरे आइगन वैल्यू लेते हैं 5/2। नाउ फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5/2, तो 5/2 से हम यही प्रोसीजर दोबारा करेंगे। तो हमारे पास y2 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र बनेगा, और इसको नॉर्मलाइज्ड हम आइगन फंक्शन लेंगे, तो दैट इज √10/2 इंटू एक्स स्क्र। तो ये हमारे पास फॉर सेकंड आइगन वैल्यू 5/2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन फंक्शन जो है वो एक्स स्क्र, और नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन दैट इज √10/2 इंटू एक्स स्क्र। नाउ बाय इक्वेशन 3 एंड 13, अब हमारे पास इक्वेशन जो 3 थी, लेट्स सी व्हाट इज इक्वेशन 3। ये हमारे पास f ऑफ x है, लैम्डा और k ऑफ x, एंड 13 ये हमारे पास 13 इक्वेशन है। तो f1 क्या बनेगा, f1 इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 f ऑफ x फाई 1 ऑफ x। अब ये इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, फाई 1 की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा f1। इसको इंटीग्रेट करें और इसमें ये लिमिट्स पुट करें, तो f1 इज इक्वल टू 2√6/3। इसी तरह से f2 के लिए f ऑफ x फाई 2 ऑफ x, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 8/15 इंटू √10। Also from equation 3 lambda is equal to 1 and lambda is 1 is equal to 3/2 and lambda 2 is equal to 5/2। अब ये हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, एक तो लैम्डा की वैल्यू दैट इज नॉट एन आइगन वैल्यू, ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2। ठीक है, दस वी सी दैट
लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। अगर ये कंडीशन हो, अब केस 1 जो हमने प्रोसीजर में पढ़ना था, अब इस इक्वेशन में मैं आपको ये देखें कि यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब ये हमने जो लैम्डा और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज़ निकाल दी हैं ये सारी अनइक्वल हों। अगर ये इक्वल ना हो तो फिर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ये सोल्यूशन क्या होगा, ये सॉरी ये सोल्यूशन होगा y of x is equal to f of x plus lambda sum of fm over lambda m minus lambda phi m of x। तो ये हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस, कि अगर ये इक्वल हो, लैम्डा के इज इक्वल टू लैम्डा, फिर क्या होगा, देर इज नो सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा के एंड एफ के इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन हो कि ये इक्वल है लेकिन एफ के जो हम f1 और f2 निकाला है ये 0 आ जाए, तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ये 3 कंडीशन हैं इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए हम इसमें ये सोल्यूशन होगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा सम ऑफ एफ एम ओवर लैम्डा एम माइनस लैम्डा पाई एम ऑफ एक्स। और अगर केस 2 होगा तो फिर हमारा जो सोल्यूशन होगा in terms of fk phi m of x over lambda k minus lambda in the solution, this term is not defined so no solution is obtained। तो फिर तो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम इसको आगे लिखेंगे ही नहीं। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा सोल्यूशन बनेगा y of x is equal to f of x plus a phi k of x plus lambda sum of lambda m over lambda m minus lambda phi m of x। फिर ये हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। अब क्योंकि इस जो हम एग्जाम्पल 5.1 कर रहे हैं इसमें हमारे पास फर्स्ट केस बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट केस बन रहा है तो हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। y ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा, हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है तो m समीशन m इज इक्वल टू 1 to 2 एफ एम ओवर लैम्डा m माइनस लैम्डा पाई m ऑफ x। तो ये हमारे पास बनेगी ये वैल्यू, इसको हम सम में लिख देंगे, ठीक है। f1 फाई 1 ओवर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा प्लस f2 फाई 2 ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, जो हमारे पास f1 फाई 1 की वैल्यूज़ हैं, f2 और फाई 2 की वैल्यूज़ है, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको आपने सॉल्व करना है। तो इस सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी y ऑफ x इज इक्वल टू 25 ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये सोल्यूशन होगा हमारे जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है उसका, ठीक है।